नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में ओसीएम का नया पोर्शन जो कि 2020 से एप्लीकेबल है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो आज हम लोग ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसका ही पहला टॉपिक देखने वाले हैं जो कि मीनिंग और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूँ यहाँ पे तो दोस्तों कहीं ना कहीं चाहे एक इंडिविजुअल हो या एक ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर इनको अपना एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है तो इस गोल को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे, या हो सकता है एक टेक्निक को यूज़ करें या एक अप्रोच को यूज़ करें। तो ये टेक्निक या अप्रोच यूज़ करते वक्त कुछ टेक्निक ऐसी भी होती है जिसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाती है। अब ये टेक्निक जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है इसका मतलब ये है कि वो ऐसी टेक्निक है जिसको वर्ल्ड वाइड में यूज़ किया गया है अपने गोल को पूरे करने के लिए। तो यही अगर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी टेक्निक जो वर्ल्ड वाइड में यूनिवर्सल एप्लीकेबल है अगर इसको यूज़ करते हैं तो इसी को कहीं ना कहीं हम जो है प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर मैं इसी प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, जिसकी मदद से मैनेजर एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए। यानी मैनेजर्स को जो अपना ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी स्मूथ वे में कराना है वो पॉसिबल हो सके अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो। साथ ही साथ अगर बिज़नेस में जो इफ़ेक्टिव डिसीजन लेना है यानी प्रॉपर डिसीजन लेना है तो इसके लिए मैनेजर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की मदद ले सकते हैं। सेम वे में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में अचीव हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो देख लिया। अभी नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी वो एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो है कहीं ना कहीं अपनाए जाते हैं और उसको बिजनेस के अंदर फॉलो किए जाते हैं, और इसीलिए इन प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सली एप्लीकेबल कहते हैं। जब मैं इन प्रिंसिपल की बात करूं तो ये बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपका बिज़नेस यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट के लिए बोल सकते हो, यानी अगर फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, इनको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन यानी चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नॉन बिज़नेस में आती है। तो आपका बिज़नेस चाहे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये प्रिंसिपल हर कहीं एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा बिज़नेस का चाहे कोई भी साइज़ हो, बिज़नेस आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो, यानी चाहे नेचर ऑफ बिज़नेस क्या हो, साइज़ क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इन सब के परे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हर बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि जब आप इन प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको वेरी करेगा। यानी एक प्रिंसिपल अगर दो ऑर्गेनाइजेशन में मान लो अप्लाई हुए तो दोनों के अंदर एक ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं वेरी करेगा, चेंज होगा एक दूसरे से, लेकिन अप्लाई आप हर जगह पे कर सकते हो। और इन प्रिंसिपल को डेफिनेटली मैनेजर्स अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से एज इट इज़ अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बोलूँ तो कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क आप ले सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल है जिसमें ये बताया गया है कि जब भी आप काम करो तो काम को डिवाइड करके करना चाहिए ताकि वो काम जल्दी हो। या मान लो अगर एक स्पेसिफिक काम है, अगर उसमें 4-5 लोग मिल के काम कर रहे हैं तो जिस पर्सन की जो एक्सपर्टाइज नॉलेज है वो स्पेसिफिक वो काम करेगा, और तो इस तरीके से जो काम है वो एकदम क्वालिटी आउटपुट जनरेट होगा और टाइम पे या टाइम से पहले डिलीवर भी हो जाएगा। बचपन में हमने ये स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी कि अगर लकड़ी का अगर गट्ठा है तो अगर एक व्यक्ति अगर उसको तोड़ने की कोशिश करे तो काफ़ी कठिनाई हो जाती है और वो शायद तोड़ भी नहीं पाता है। लेकिन वही लकड़ी का गट्ठा अगर उसमें से जो लकड़ी है डिस्ट्रीब्यूट की जाए आपस में और तब तोड़ा जाए तो बड़ी आसानी के साथ में टूट जाता है। तो सेम ये पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यानी जब हम लोग बात कर रहे हैं पहला पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, तो मेरा जो एग्जांपल था डिवीजन ऑफ वर्क, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी साइज हो, लेकिन ये डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा। तो सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि काम किस तरीके से किया जाए। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिचुएशन अराइज हो रही है तो उस सिचुएशन को एनालाइज किस तरीके से किया जाए, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए, प्रिंसिपल कहीं ना कहीं यही हेल्प करते हैं। अगर मैं अब बात करूँ कि कौन सा प्रिंसिपल कब एप्लीकेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कौन सा काम कर रही है, उसका बिजनेस क्या है, कौन सी सिचुएशन
सिचुएशन कौन से टाइम पे ऑकर हुई है, उसके बाद में बिज़नेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद में अगर मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते, बल्कि आपको सॉल्यूशन किसी भी तरीके से नहीं प्रोवाइड करते। कहने का मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको काफ़ी सारे प्रिंसिपल है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, लेकिन कोई भी प्रिंसिपल आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ वो आपको गाइड करता है। उस गाइडेंस की मदद से आप उस प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नीड के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एक पर्टिकुलर पर्सन अगर एक छोटे से फर्म में काम कर रहा है और मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं फेयर रेम्यूनरेशन पॉलिसी, जिस प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि वर्कर्स हो, एम्प्लॉय हो, उनको फेयर सैलरी, फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन फेयर रेम्यूनरेशन का अमाउंट वो आपको नहीं बताता है, वो क्योंकि आपको खुद डिसाइड करना है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया जिसके अंदर एक स्मॉल फर्म 20,000 दे रही है और एक बिग कंपनी की अगर बात करूँ तो वो शायद 40,000 दे रही है, तो ये दोनों इतना डिफरेंस क्यों है? तो डेफिनेटली उनके बिजनेस के हिसाब से, उनका साइज़ ऑफ बिजनेस क्या है जैसे मैं बता रहा था उसके हिसाब से, उनका ट्रांजैक्शन कैसा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ग्रोथ रेट कैसा है, काफ़ी सारी चीज़ें जिसके हिसाब से वो ये रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कोई भी प्रिंसिपल ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बल्कि सिचुएशन को एनालाइज किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, उसको एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं किया है, और जब उसका प्रॉपर रिजल्ट मिला तो कहीं ना कहीं उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल में डेवलप किया गया। यानी हर एक सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले समझी गई है, उसको एनालाइज किया गया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या सॉल्यूशन हो तो वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया गया है, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट का जब प्रॉपर रिजल्ट मिला है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डाला गया है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, जिसके अंदर ये क्लियरली बताया गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन जब काम कर रहा है तो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर कहीं ना कहीं एक ही होना चाहिए जिसको वो रिपोर्ट करे। अगर ऐसा नहीं होगा और अगर उसको रिपोर्ट करते वक्त दो तीन मैनेजर को रिपोर्ट करना हो तो प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, क्योंकि जो जितने भी मैनेजर्स हैं वो उसे अपनी अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे काम करने के लिए, और जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से मैनेजर का सुने और कौन से मैनेजर का नहीं, और इसके वजह से कहीं ना कहीं काम के ऊपर इम्पैक्ट होगा, वो काम ठीक से कर नहीं पाएगा और एट लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, यानी एक मैनेजर्स के पास में पूरे राइट है, पूरा पावर है कि वो किसी भी समय, यानी जैसा सिचुएशन हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उस समय किसी भी प्रिंसिपल को वो मॉडिफिकेशन या चेंजेस के साथ में अप्लाई कर सकता है। डेफिनेटली उस प्रिंसिपल को इस तरीके से मॉडिफाई करेगा ताकि मैक्सिमम रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन गेन कर पाए। एग्जाम्पल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल है जो कि बोलता है सेंट्रलाइजेशन, जो ये बोलता है कि छोटे फर्म के अंदर कहीं ना कहीं जो पावर है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास अगर हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को यानी फर्म को अच्छे से संभाल सकता है। लेकिन यही अगर बिग कंपनी की बात करूँ तो, या बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वहाँ पर एक के पास में पावर अगर होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को बिग ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसको ये लोग सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज कर देंगे। तो डिसेंट्रलाइज में होगा ये कि जो पावर है एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगा, एक मैनेजर के पास नहीं रहेगा, बल्कि वो जो पावर है कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, तो प्रिंसिपल्स जो भी है तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो उस प्रिंसिपल को आपके ऑर्गेनाइजेशन में नीड के हिसाब से आपको उसको चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जहाँ पे कुछ लोग मिल के कहीं ना कहीं काम को प्रॉपर वे में कंप्लीट करते हैं, यानी जो टीम वर्क है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनस के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग मिल के कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स है कहीं ना कहीं उन गोल को सक्सेसफुली अचीव करने में हमेशा ही जो टीम है उसको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तब जाके जो काम है टाइम पे एक्यूरेसी के साथ में कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक प्रिंसिपल है जो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इस प्रिंसिपल से कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, अपने जॉब के रिलेटेड कितना ज़्यादा कमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बेस की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए। अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन से सिचुएशन पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है
और अगर उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया गया तो उसका परिणाम यानी आउटपुट क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल के वजह से हमको कॉज और इफ़ेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बेसिकली पता चलता है। एग्जांपल की बात करूँ तो अगर आप अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को अगर प्रॉपर सैलरी दे रहे हो, उसके साथ में प्रॉपर इंसेंटिव दे रहे हो, तो ये हमेशा उनको मोटिवेट रखेगा काम के प्रति और वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे काम करने के लिए। सिमिलरली अगर आप जो एडवर्टाइजमेंट है, आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसका परिणाम आपको मिले, यानी आउटपुट जो है कहीं ना कहीं आपका सेल ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट की वजह से इंक्रीज़ हो जाए। तो लास्ट पॉइंट है, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक प्रिंसिपल को ज़्यादा फोकस देती है और दूसरे प्रिंसिपल को कम फोकस देती है या उसको नेग्लेक्ट कर देती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। बिकॉज जितने भी प्रिंसिपल्स है उन सारे प्रिंसिपल को आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा और सब पे प्रॉपर आपको काम करना होगा, तभी आपका जो रिजल्ट है प्रॉपर वे में अचीव हो सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, ना कि प्योर साइंस यानी मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री की तरह इसको नहीं बोलते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो भी है, तो उन प्रिंसिपल को अप्लाई करते वक्त एक पर्टिकुलर मैनेजर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पूरा उनके पास में फ्रीडम है, पूरा पावर है कि वो किसी भी प्रिंसिपल को नीड के हिसाब से यानी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सके और उस मॉडिफिकेशन के बाद में उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सके। तो अभी हम लोगों ने मीनिंग और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो देख लिए। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और आसानी से कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इसी तरीके से राठौड़ राहुल देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।